Hi friends, myself second year MBBS student at Government Medical College। तो गाइस आज अपन लोग ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी अपर लिम्ब का पेपर इस टॉपिक के बिना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रास्प करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अपन लोग बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस जैसे कि नाम ही बता रहा है कि प्लेक्सिस और ब्रेकियल, ब्रेकियल का मतलब होता है आर्म और प्लेक्सिस का मतलब होता है नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो कि आर्म को सप्लाई करता हो। नॉट ओनली दैट, ये जो नेटवर्क होता है ये फोर आर्म और हैंड को भी सप्लाई करता है और ये नर्व का नेटवर्क होता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस का सिंपल सा मतलब ये है कि ऐसी नर्व का नेटवर्क जो कि आर्म, फोर आर्म, हैंड यानी पूरी अपर लिम्ब को सप्लाई करता हो, उसे अपन लोग ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं। अच्छा, टेक्निकल वर्ड्स के अंदर जो इसकी डेफिनेशन होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ब्रेकियल प्लेक्सिस इट इज़ डिफाइंड एज वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 to T1। ठीक है, अब ये वेंट्रल प्राइमरी रेमाई का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए देखते हैं चीज़ों को। हमने कहा कि ये हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड है और ये उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हुआ है। तो कोई भी जो स्पाइनल नर्व होती है वो कैसे बनती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से वो अराइज करती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से वो अराइज करेंगी तो कुछ इस प्रकार से अराइज करेंगी कि उसका एक डोर्सल रूट होता है ये, और उसका एक वेंट्रल रूट होता है। ठीक है, तो ये डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट मिल करके क्या बनाएंगे, आपकी स्पाइनल नर्व बनाएंगे। और जैसे ही ये स्पाइनल नर्व बनी, ये डिवाइड हो जाएंगी डोर्सल प्राइमरी रेमाई के अंदर और वेंट्रल प्राइमरी रेमाई के अंदर। तो ये है हमारे पास में वेंट्रल प्राइमरी रेमाई और ये है हमारे पास में डोर्सल प्राइमरी रेमाई। तो क्या आप बात को समझ पाए? जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उससे स्पाइनल नर्व अराइज करती हैं, लेकिन कैसे अराइज करती है, डोर्सल रूट हो गया, एक हो गया वेंट्रल रूट, इससे हमारे पास में स्पाइनल नर्व बनी। और इस स्पाइनल नर्व जैसे ही बनी, ये डोर्सल प्राइमरी रेमाई और वेंट्रल प्राइमरी रेमाई के अंदर डिवाइड हो गई। अच्छा, जो डोर्सल प्राइमरी रेमाई होती है वो हमें कहीं दिखती नहीं है, राइट। आपने एनाटॉमी अभी तक जितनी भी पढ़ी है उसके अंदर वेंट्रल प्राइमरी रेमाई जो होती है वही हमें दिखती है। तो जो डोर्सल प्राइमरी रेमाई होती है उसका काम क्या होता है, स्किन ऑफ बैक इसको सप्लाई करना और जो वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड मसल्स होती हैं उन्हें सप्लाई करना। लेकिन अगर आपने लोअर लिम्ब पढ़ा है या अपर लिम्ब पढ़ा है तो उसके अंदर तो लिम्ब मसल रहती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड मसल्स नहीं होती हैं ना। तो इसलिए उसके अंदर क्या होती है, हमेशा वेंट्रल प्राइमरी रेमाई इन्वॉल्व होती हैं, है ना। तो अब बात करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस कैसे बनता है, वेंट्रल प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 to T1। ठीक है, तो अब एक बार अपन लोग ब्रेकियल प्लेक्सिस को स्कीमेटिकली ड्रॉ करते हैं और फिर चीज़ों को समझें। तो ये हमारे पास में है C5, स्पाइनल कॉर्ड का C5 सेगमेंट जहाँ से C5 स्पाइनल नर्व आएंगे। ये है हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड का C6 सेगमेंट, फिर ये है C7 सेगमेंट, ये है C8 सेगमेंट और ये है T1 सेगमेंट। एक बात जो यहाँ पर गौर करने वाली है, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 ही होती है लेकिन सर्वाइकल स्पाइनल नर्व 8 होती हैं। ठीक है, थोरेसिक जो है वर्टिब्री भी 12 होती हैं और नर्व्स जो है वो भी 12 होती हैं। ऑलराइट, अब C5 की जो वेंट्रल प्राइमरी रेमाई है और C6 की जो वेंट्रल प्राइमरी रेमाई है ये आपस में क्या कर लेंगी, ज्वाइन कर जाएंगी। ठीक है, फिर C8 की जो वेंट्रल प्राइमरी रेमाई है और T1 की जो वेंट्रल प्राइमरी रेमाई है वो भी आपस में क्या कर लेंगी, ज्वाइन कर जाएंगे, है ना। और फिर ये ज्वाइन करने के बाद में एक मोटी सी नर्व बनाएंगी जो कि बिल्कुल हमारी अपर लिम्ब तक जाएंगे। ठीक है, और ये C7 अकेला ही एक नर्व बनाएगा जो कि अपर लिम्ब तक जाएंगे। और ये हमारे पास में जो है फ्यूज़ होकर के नर्व बनाएगा जो कि अपर लिम्ब तक जाएंगे।
अब ये हमारे पास में पूरा का पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस है, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस को बिल्कुल आपको वैसे इमेजिन करना है जैसे कि एक ट्री है ना। तो ये जो है हमारे पास में वो ट्रंक होते हैं, तो ये क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे। तो इस पार्ट को अपन लोग कहते हैं रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। ये जो होते हैं उसे अपन लोग कहते हैं रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ये रूट और ये रूट ने ज्वाइन करके ये वाला ट्रंक बनाया, ये रूट और ये रूट ने ज्वाइन करके ये वाला ट्रंक बनाया, इस रूट ने ये वाला ट्रंक बनाया, है ना। फिर रूट से हमारे पास में बनती है क्या, ट्रंक बनती है। तो ये वाला जो हिस्सा हमारे पास में है वो क्या है, अपना ट्रंक वाला रीजन। अच्छा, ट्रंक के जो है वो नाम होते हैं, जैसा कि ये वाला जो ट्रंक है उसे अपन लोग कहते हैं अपर ट्रंक, ये वाला जो ट्रंक है उसे अपन लोग कहते हैं मिडिल ट्रंक, और ये वाला जो ट्रंक होता है उसे अपन लोग कहते हैं लोअर ट्रंक। अब अगर टेक्निकल भाषा में आपको लिखना है, ब्रेकियल प्लेक्सस अगर आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, अपर ट्रंक इज मेड अप ऑफ 2 रूट्स, C5 रूट एंड C6 रूट। मिडिल ट्रंक इज मेड अप ऑफ ओनली 1 रूट, C7 रूट। लोअर ट्रंक इज मेड अप ऑफ C8 रूट एंड T1 रूट। अच्छा, तो रूट्स हो गए, ट्रंक्स हो गए। अब इसके बाद में आता है ब्रेकियल प्लेक्सस का डिवीजन वाला पार्ट। ओके, मान लेते हैं अपना यहाँ तक कहीं डिवीजन वाला पार्ट है ब्रेकियल प्लेक्सस का, ठीक है। अच्छा, डिवीजन वाले पार्ट के अंदर क्या होता है कि ये जो ट्रंक है आपस में जो है वो शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे को ब्रांच दे देते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, ब्रांच दे देते हैं अलग अलग ट्रंक को। तो वो डिवीजन वाला पार्ट होता है। डिवीजन वाले पार्ट का फ़ायदा क्या है, आओ इसे अपन लोग देखते हैं। लेकिन पहले अपन लोग डिवीजन क्या क्या होती है वो अपन लोग पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि अपर ट्रंक जो है वो मिडिल ट्रंक को एक ब्रांच दे देता है, और लोअर ट्रंक जो है वो भी मिडिल ट्रंक को एक ब्रांच दे देता है। लेकिन मिडिल ट्रंक जो है थोड़ा बहुत बदमाश है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना फेवर अपर ट्रंक को ही रिटर्न करते हैं। इसका मतलब क्या है, आओ इसे अपन लोग देखते हैं। तो अपर ट्रंक ने मिडिल ट्रंक को एक ब्रांच दे दी, और लोअर ट्रंक ने भी मिडिल ट्रंक को एक ब्रांच दे दी, है ना, ये हमारे पास में। और मिडिल ट्रंक ने सिर्फ अपना फेवर किसे रिटर्न किया, अपर ट्रंक को, ठीक है। ये हमारे पास में रहेंगे, समझ आ रहा है ना। अब बस डिवीजन के अंदर ये एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे को ब्रांच देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से जो कोई भी एक हमारे पास में, अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसे अपन लोग कहते हैं कॉर्ड। जो कोई भी कॉर्ड बनेंगे डिवीजन की वजह से, जो कोई भी कॉर्ड बनेगी ना हमारे पास, उसकी रूट वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो। कैसे, मान लो कि अगर ये डिवीजन वाला पार्ट जो है उसके अंदर ये जो है वो मतलब शेयर ना करें, तो ये जो हमारे पास में कॉर्ड बनी है ना, इसे अपन लोग कॉर्ड कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे अपन लोग कॉर्ड कहते हैं। तो ये जो कॉर्ड है उसकी रूट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, C7। लेकिन इस कॉर्ड, क्योंकि ये जो है वो आपस में ब्रांच दे रही है, तो इस वजह से ये जो कॉर्ड है उसकी रूट वैल्यू C5 C6 भी है, C7 भी है, C8 T1 भी है ना। तो रूट वैल्यू को एनरिच करने के लिए ये डिवीजन वाला पार्ट है कि जिसके अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस की ट्रंक आपस में एक दूसरे को ब्रांच देती हैं, ठीक है। अब डिवीजन के बाद में हमारे पास में बनता है क्या, कॉर्ड, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड होता है उसे अपन लोग कहते हैं लेटरल कॉर्ड। ये जो कॉर्ड होता है उसे अपन लोग कहते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड, और ये जो कॉर्ड होता है इसे अपन लोग कहते हैं मीडियल कॉर्ड। ऑलराइट, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, ये 3 कॉर्ड हमारे पास में होते हैं। अच्छा, तो अब अगर लेटरल कॉर्ड की फॉर्मेशन को टेक्निकल शब्दों के अंदर रखा जाए तो बुक्स में आपको BDC पढ़ोगे या विश्राम सिंह पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको कैसा दिखेगा कि जो लेटरल कॉर्ड है वो बना है अपर ट्रंक से और वेंट्रल डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक। वेंट्रल डिवीजन कैसे, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक, इनके अंदर अगर बात की जाए तो जो मिडिल ट्रंक होता है ना वो पीछे की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल आप ये देखो, ये हमारे पास में क्या है, अपर ट्रंक है, ये मिडिल ट्रंक है और ये लोअर ट्रंक है ना। अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक आगे होते हैं और मिडिल ट्रंक जो है वो पीछे होते हैं। अब डिवीजन वाले पार्ट के अंदर अगर अपर ट्रंक ने मिडिल ट्रंक को एक ब्रांच देनी है तो वो जो ब्रांच है वो पीछे की तरफ जाएंगी, है ना।
इसी तरीके से लोअर ट्रंक ने मिडिल ट्रंक को एक ब्रांच देनी है तो वो जो ब्रांच है वो पीछे की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर मिडिल ट्रंक को अपर ट्रंक को एक ब्रांच देनी है तो उसे आगे आना पड़ेगा। यही तो हमने बोला कि लेटरल कॉर्ड जो है वो कैसे बनती है, अपर ट्रंक से बनती है प्लस वेंट्रल डिवीजन ऑफ मिडिल ट्रंक। ठीक है, तो इसे आपको एक बार ड्रॉ करना होगा, तभी जाकर के आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ आएंगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। अच्छा, एक और बात कि फिर क्या होता है कि जो मीडियल कॉर्ड है उससे एक ब्रांच आती है और ये लेटरल कॉर्ड के साथ में फ्यूज़ हो जाती है और एक नर्व बनाती है जिसे अपन लोग कहते हैं मीडियन नर्व, मीडियन नर्व। ठीक है, ये हमारे पास में रहता है ब्रेकियल प्लेक्सस। अच्छा, तो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सिलरी आर्टरी के बारे में पढ़ा था। एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बॉदर करते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन जो है वो जब एक्सिलरी आर्टरी पढ़ी है तब याद नहीं रखनी चाहिए। जैसे जैसे अपन लोग अपर लिम्ब कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आपको रिलेशंस क्लियर होते जाएं। तो आप देख सकते हो आप बिल्कुल ध्यान से, है ना, कि एक्सिलरी आर्टरी जो होता है उसका सेकंड पार्ट जो होता है वो कहीं यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो कहीं यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जो लेटरल कॉर्ड है वो एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट के लेटरली है। एक्सिलरी आर्टरी के सेकेंड पार्ट के पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कॉर्ड होता है और मीडियली मीडियल कॉर्ड होता है, इसलिए इन कॉर्ड्स का नाम लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल है। तो कितना आसान हो गया गाइस, सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन, लेटरल रिलेशन इज लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर रिलेशन इज पोस्टीरियर कॉर्ड, मीडियल रिलेशन इज मीडियल कॉर्ड, है ना। और एंटीरियर रिलेशन क्या था, अगर आपने पहली वीडियो देखी हो तो पेक्टोरालिस माइनर मसल जो कि एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट को सुपरफिशियली जो है वो कवर करता है और वो उसे एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। तो क्या आपको एक्सिलरी आर्टरी के सेकंड पार्ट के रिलेशन बिल्कुल याद हो गए? अच्छा, एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट के रिलेशन क्या होंगे? तो थर्ड पार्ट कहीं यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो आप कहोगे कि यार मुझे तो अभी भी ये दिख रहा है, लेटरल कॉर्ड इसका लेटरल रिलेशन है, पोस्टीरियर कॉर्ड इसका पोस्टीरियर रिलेशन है, मिडिल कॉर्ड इसका मिडिल रिलेशन है। लेकिन नहीं, हम ये कह सकते हैं कि थर्ड पार्ट की जो रिलेशन होती है वो होती है ब्रांचेस फ्रॉम लेटरल कॉर्ड लिटरली, पोस्टीरियरली होती है ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड और मीडियली होती है ब्रांचेस फ्रॉम मीडियल कॉर्ड। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है ना। फर्स्ट पार्ट के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे अपन लोग टॉपिक्स आगे डिस्कस करेंगे हमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ आएंगी, है ना। तो ये हो गए। अब ये हमारे पास में ब्रेकियल प्लेक्सस जो है उसका हमने स्कीमेटिक डायग्राम बना लिया। अब हमें ये समझना है कि ब्रेकियल प्लेक्सस से ब्रांचेस कौन कौन सी आ रही हैं, है ना। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट जो कि आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ब्रेकियल प्लेक्सस से जो ब्रांच आती है वो या तो रूट से आ सकती है, या तो ट्रंक से आ सकती है, या तो कॉर्ड से आ सकती है ना। डिवीजन से कोई भी ब्रांच जो है वो नहीं आएगी। याद रहेगा ये स्टेटमेंट? फिर से एक बार रिपीट कीजिए। ब्रेकियल प्लेक्सस से जो भी ब्रांचेस आने वाली है वो रूट से आ सकती हैं, ट्रंक से आ सकती हैं और कॉर्ड से आ सकती हैं। डिवीजन से एक भी ब्रांच नहीं आने वाली है ना। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की ब्रांचेस के बारे में और देखते हैं ब्रांचेस फ्रॉम रूट्स के बारे में, है ना। तो रूट से मेरे पास में 2 ब्रांच आती हैं। एक ब्रांच कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और दूसरी जो ब्रांच होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। अच्छा, इसे अपन लोग थोड़ी देर के लिए नंबर 1 कहते हैं और इसे अपन लोग थोड़ी देर के लिए नंबर 2 कहते हैं। समझ आया आपको? तो जो नंबर 1 ब्रांच है उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C5 होगी। नंबर 2 ब्रांच है उसकी रूट वैल्यू क्या होगी? C5 होगी, C6 होगी और C7 होगी। अब इन ब्रांचेस का नाम अपन लोग समझते हैं। जो नंबर 1 ब्रांच है वो है हमारे पास में डोर्सल स्कैपुलर नर्व। क्या है? डोर्सल स्कैपुलर नर्व। और जो नंबर 2 ब्रांच है वो है अपनी लॉन्ग थोरैसिक नर्व। सही है? ओके। अब ये जो रूट्स हैं
रूट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। क्या ये जो रूट्स हमारे पास में जो है वो बिल्कुल ही मिड लाइन के करीब होंगे? क्योंकि रूट्स जो है वो मिड लाइन के करीब, क्योंकि वो क्या है, रूट्स क्या है, वेंट्रल प्राइमरी रेमे, और वेंट्रल प्राइमरी रेमे तो जस्ट तभी बन जाती है जब स्पाइनल नर्व बनती है। तो स्पाइनल नर्व जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट लेटरली होंगी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो रूट्स हैं वो हमारे पास में मिड लाइन के काफ़ी ज़्यादा करीब है ना। अब आप मुझे एक बात बताइए, स्कैपुला जो है उसका कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा मिड लाइन के करीब हो? सोचो, उसकी मीडियल बॉर्डर ऑब्वियसली, है ना। स्कैपुला की जो मीडियल बॉर्डर होती है वो मिड लाइन के सबसे ज़्यादा करीब, बाकी सारी चीज़ों के कंपैरिजन में। तो ये जो नर्व्स है वो कहीं ना कहीं वो मसल को सप्लाई करेंगी जो कि मीडियल बॉर्डर पर है। कैसे? क्योंकि ये खुद ही आपकी मिड लाइन के बहुत ज़्यादा करीब है ना। और वो जो मसल्स है जो कि मीडियल बॉर्डर पर अटैच्ड है ना, वो भी बहुत ज़्यादा मिड लाइन के करीब है। तो ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कम दूरी शेयर करते हैं, तो ये जो नर्व है वो इन मसल को सप्लाई कर देंगे, है ना। तो अब अपन लोग को समझना है दो चीज़ें, कि ये हमारे पास में मान लीजिए आपकी स्कैपुला है ना। ये हमारे पास में क्या है, अपनी स्कैपुला है, ये होगी स्कैपुला, और ये हमारे पास में अपना स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। ठीक है जी, ये हमारे पास में स्पाइन ऑफ स्कैपुला है। तो ये कौन सा व्यू हो गया, डोर्सल व्यू हो गया या नहीं, है ना। अच्छा, अगर आपने थोड़ी बहुत भी बोन को अटैचमेंट के बारे में पढ़ा हो स्कैपुला की, तो आपको ये बात ध्यान में आई होगी कि स्कैपुला की जो मीडियल बॉर्डर होती है वो होती है बॉर्डर ऑफ इंसर्शन, और उसकी जो लेटरल बॉर्डर होती है वो होती है बॉर्डर ऑफ ओरिजिन। तो एग्जैक्टली क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पर जो है वो मसल इंसर्ट करें और यहाँ से जो मसल है वो ओरिजिनेट करें। ये हमारा राइट साइड का जो है वो स्कैपुला हमें दिख रहा है, पोस्टीरियर व्यू है ना। तो अगर मैं देखूँ तो मीडियल बॉर्डर जो स्कैपुला की है उस पर पोस्टीरियरली पीछे की साइड 3 मसल जो है वो होती हैं। कौन कौन सी? यहाँ पर होती है लिवेटर स्कैपुले, यहाँ पर होती है रोम्बोइडियस माइनर, और यहाँ पर होती है रोम्बोइडियस मेजर। ठीक है, समझ आए? लिवेटर स्कैपुले, लिवेटर स्कैपुले, ये होती है रोम्बोइडियस माइनर, और ये होती है हमारे पास में रोम्बोइडियस मेजर, है ना। तो अब ये जो है वो है डोर्सल स्कैपुलर नर्व, है ना। तो ये इन तीनों मसल को जो है वो सप्लाई करेंगे, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक है, ये हमारे पास में होंगे। अच्छा, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व क्या करेंगे? तो ये स्कैपुला हमारे पास में राइट साइड की थी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ ऐसे, ये हमारे पास में राइट साइड का स्कैपुला है फिर से। और अब अपन लोग इसकी कोस्टल सरफेस के बारे में पढ़ लें। कैसे पता लगा? क्योंकि ये जो स्पाइन ऑफ स्कैपुला है वो पीछे की तरफ दिख रहा है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, कोस्टल सरफेस। तो ये इसकी रहेगी मीडियल बाउंड्री। तो मीडियल बाउंड्री जैसे हमने कहा कि वो क्या होती है, बॉर्डर ऑफ इंसर्शन, है ना, मीडियल बॉर्डर। तो यहाँ पर जो है वो सीरेटस एंटीरियर मसल जो है वो इंसर्ट होगा। कौन सा मसल? सीरेटस एंटीरियर। क्या आपको याद आया, हमने पढ़ा था कल एक्जिला की बाउंड्री के अंदर कि सीरेटस एंटीरियर एक ऐसी मसल होती है जो कि पूरी की पूरी रिब्स को ऐसे वाइंड करती है और पूरी पीछे की तरफ जाती है और मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला तक जाती है ना। तो बेसिकली ये काउंटर लर्निंग, आपने जो भी पीछे वाला पढ़ा है वो आपके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है वो बिल्कुल अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सीरेटस एंटीरियर हमारे पास में मसल है। तो ये जो सीरेटस एंटीरियर मसल होती है उसे कौन सप्लाई करेंगे? लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व को अपन लोग कहते हैं नर्व ऑफ बेल, नर्व ऑफ बेल। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि रूट से जो ब्रांचेस आने वाली हैं वो कौन कौन सी हैं और वो कौन कौन से मसल को सप्लाई करेंगे। हमने इसके अंदर सिंपल लॉजिक लगाया। हमने ये कहा कि रूट से जो ब्रांचेस आएंगी वो मिड लाइन के काफ़ी ज़्यादा करीब होंगी, इसलिए वो उन मसल को सप्लाई करेंगी जो कि स्कैपुला से रिलेटेड हो और मिड लाइन के काफ़ी ज़्यादा करीब हो। मतलब क्या है, कि ऐसे मसल जो कि स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर पर इंसर्ट हो, है ना, उन मसल्स को ये सप्लाई करें। ठीक है, अब हमें बात करनी है ब्रांचेस फ्रॉम ट्रंक के बारे में।
तो ट्रंक के अंदर अपर ट्रंक है, मिडल ट्रंक है, लोअर ट्रंक है। तो अपर ट्रंक से हमारे पास में ब्रांचेस होती हैं, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक से कोई भी ब्रांचेस नहीं है, है ना। तो अपर ट्रंक से दो ब्रांच होती हैं, एक ये और एक ये। तो इसे अपन लोग कहते हैं ब्रांच नंबर 3 और इसे अपन लोग कहते हैं ब्रांच नंबर 4। तो अब डिस्कस करते हैं ब्रांच नंबर 3 और ब्रांच नंबर 4 के बारे में। तो जो हमारे पास में ब्रांच नंबर 3 है, इसे अपन लोग कहते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व। ठीक है। और जो हमारे पास में ब्रांच नंबर 4 है, उसे अपन लोग कहते हैं नर्व टू सबक्लेवियस। तो ये किससे ब्रांच है? अपर ट्रंक से ब्रांच है। अब जो सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है ना, वो क्या करती है? दो मसल को सप्लाई करती है, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। दो मसल को ये सप्लाई करेंगे। किसे किसे? सुप्रा और इंफ्रास्पाइनेटस। ये मसल कहाँ पर होती हैं? फिर से स्कैपुला जो है, उसका जो डोर्सल सरफेस होता है उस पर हमें स्पाइन दिखता है, स्पाइन ऑफ स्कैपुला जिसे हम कहते हैं। उसके ऊपर एक मसल होती है जिसे अपन लोग कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस, और उसके नीचे एक मसल होती है जिसे अपन लोग कहते हैं इंफ्रास्पाइनेटस, है ना। तो जो सुप्रास्कैपुलर नर्व है वो इनको सप्लाई करती है। और फिर नर्व टू सबक्लेवियस, ये तो नाम ही बता रहा है, सब क्लेवियस मसल को सप्लाई करें। ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया क्या? ब्रांचेस फ्रॉम रूट्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम ट्रंक। अब डिवीजन से जो है वो कोई भी ब्रांच नहीं आने वाली। अब ब्रांच आने वाली है कॉर्ड से। कॉर्ड से जो है वो बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं, है ना। तो आओ अब अपन लोग ब्रांचेस फ्रॉम कॉर्ड्स को डिस्कस करते हैं, है ना। तो ब्रांचेस फ्रॉम कॉर्ड के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक है हमारे पास में लेटरल कॉर्ड, ठीक है। एक अपना रहता है पोस्टीरियर कॉर्ड और एक रहता है हमारे पास में मीडियल कॉर्ड। तीन ही तो कॉर्ड होती हैं। लेटरल कॉर्ड से जो ब्रांच रहती है वो होती है एलएमएल। पोस्टीरियर कॉर्ड से जो ब्रांच रहती है वो होती है ल्यूनर, और मीडियल कॉर्ड से जो ब्रांच होती है वो होती है M4U। ठीक है। याद कैसे रखेंगे? एलएमएल के स्कूटर पर एक जो बॉय है वो ल्यूनर नाइट पर एक गर्ल को प्रपोज करता है और कहते हैं M4U, है ना। ये हमारे पास में निमोनिक रहेगा। ठीक है। तो अब अगर अपन लोग देखते हैं लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस को, तो हमने कहा कि यार L है, M है और L है। ओके। तो L से हमारे पास में होती है कौन सी नर्व? लेटरल पेक्टोरल नर्व, ये होती हैं। ओके। पहले तो आप नाम याद करो। M से हमारे पास में होती है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व होती है M से हमारे पास में, ठीक है। और L से हमारे पास में होती है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व होती है ना। ऑलराइट, ये हमारे पास में होंगी। ओके। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो चीज़ों को, तो जो लेटरल कॉर्ड है उसकी जो रूट वैल्यू थी ओरिजिनली वो C5C6 थी, लेकिन उसने मिडिल ट्रंक से भी एक कंट्रीब्यूशन रिसीव किया, है ना। तो इसकी रूट वैल्यू कितनी हो गई? C5 C6 C7। तो इससे जो भी ब्रांचेस आती हैं उसकी रूट वैल्यू है C5 C6 C7, है ना। तो ये तीनों ही ब्रांचेस की रूट वैल्यू कितनी है? C5 to C7। ओके। अब जो लेटरल पेक्टोरल नर्व है ये किसे सप्लाई करती हैं? पेक्टोरालिस मेजर मसल जो होता है उसे ये सप्लाई करती हैं, और कुछ कुछ पर्सन्स के अंदर ये पेक्टोरालिस माइनर को जो है उसे भी सप्लाई कर देती हैं। मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, नाम सोचिएगा इसे, इसके बारे में। मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व ये मसल को सप्लाई करती हैं, है ना। और फिर ये क्यूटेनियस हो जाती हैं, मतलब पहले इसने क्या करना है? मसल को सप्लाई करना है। मसल कौन से मसल? जो आपकी आर्म होती है उस आर्म की एंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल होती हैं उसे सप्लाई करती हैं, और फिर वो जो है वो लेटरल साइड ऑफ आर्म की स्किन को सप्लाई करेंगी, फोर आर्म की स्किन को सप्लाई करेंगी। ठीक है। मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व मसल को सप्लाई करती है। कौन सी मसल?
जो कि आर्म की एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर होती हैं। कौन कौन सी मसल होती हैं? बी सी, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस, कोरेकोब्रेकियालिस। ये मसल्स जो होती हैं वो आर्म की एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर होती हैं, उसे ये नर्व सप्लाई करती हैं। और इन मसल्स को सप्लाई करने के बाद में ये जो नर्व है वो अपनी फोर आर्म की लेटरल साइड को सप्लाई करती है, स्किन को, है ना। इसलिए इसका नाम क्या होता है? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। और मीडियन नर्व के बारे में अपन लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ हमने कहा कि पोस्टीरियर कॉर्ड के बारे में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं उसके बारे में भी देखना है। तो हमारे पास में है ल्यूनर ब्रांच, LUNAR, ठीक है। L का मतलब होता है लोअर सबस्कैपुलर, U का मतलब होता है अपर सबस्कैपुलर, N का मतलब होता है नर्व टू लेटिसिमस डोर्सी मसल, A का मतलब होता है एक्सिलरी नर्व और R का मतलब होता है रेडियल नर्व। अच्छा, अब यहाँ पर हमें रूट वैल्यू समझनी है। तो जो लोअर सबस्कैपुलर है उसकी रूट वैल्यू है हमारे पास में C5 C6, जो अपर सबस्कैपुलर है उसकी रूट वैल्यू है C5 C6, जो एक्सिलरी है उसकी रूट वैल्यू है C5 C6, जो रेडियल है उसकी रूट वैल्यू है C5 से लेकर के T1, और जो लेटिसिमस डोर्सी वाली है उसकी रूट वैल्यू है C6 से लेकर के C8, है ना। अच्छा, तो एक्सिलरी नर्व होगी, लोअर सबस्कैपुलर होगी, अपर सबस्कैपुलर होगी, यार ये पोस्टीरियर कॉर्ड से आ रही है ना। और इनकी रूट वैल्यू क्या है? C5 C6। तो पोस्टीरियर कॉर्ड तो ओरिजिनली जो है वो C7 का ही कंटिन्यूएशन था, तो इसमें C7 तो है ही नहीं। तो क्या है, ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है भाई। ये पोस्टीरियर कॉर्ड है अपना, है ना। ओरिजिनली कहाँ से आ रहा था? C7 से आ रहा था, लेकिन इसके अंदर जो है जो ब्रांचेस आ रही है, एक्सिलरी होगी, लोअर सबस्कैपुलर, अपर सबस्कैपुलर, उसके अंदर C7 है ही नहीं। जो C5 C6 थे ना, उसके फाइबर यहाँ से आए और ये ही पोस्टीरियर कॉर्ड से बाहर आ गए एज द फॉर्म ऑफ एक्सिलरी नर्व, है ना, लोअर सबस्कैपुलर, अपर सबस्कैपुलर। इसलिए पोस्टीरियर कॉर्ड की जो एक्सिलरी है उसके अंदर हमें क्या दिखता है? नहीं दिखता है भैया, C5 C6 ही दिखता है, C7 नहीं दिखता है ना। तो ये हमारे पास में रूट वैल्यूज रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अपर सबस्कैपुलर जो है वो कैसे सप्लाई करेंगे? सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करेंगे, ठीक है। जो लोअर सबस्कैपुलर है वो सबस्कैपुलरिस और उसके नीचे एक मसल होता है जिसे अपन लोग कहते हैं टीरिस मेजर, उसे भी सप्लाई करती है। तो सबस्कैपुलरिस एंड टीरिस मेजर, इन दो मसल को सप्लाई करती हैं लोअर सबस्कैपुलर। अब नर्व टू लेटिसिमस डोर्सी, तो ये तो नाम में ही है, तो लेटिसिमस डोर्सी को सप्लाई करेंगे, इसे अपन लोग कहते हैं थोरेको डोर्सल नर्व। जो एक्सिलरी नर्व होती है वो मेन मसल डेल्टोइड को सप्लाई करती हैं और टीरीस माइनर को भी सप्लाई करती हैं, है ना। और रेडियल नर्व हमें डिटेल के अंदर ऑब्वियसली बातें करनी होगी। तो ये होगी पोस्टीरियर कॉर्ड से हमारे पास में ब्रांचेस। नाउ हमने कहा मीडियल कॉर्ड से कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं? M4U, M और U। जो दो M है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपको लेटरल कॉर्ड के अंदर दिखे थे। M का मतलब क्या है? मीडियल पेक्टोरल नर्व, और M का मतलब क्या है? मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है। फिर M का मतलब क्या है? M का मतलब है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये है। और U का मतलब है अल्नर नर्व। अब रूट वैल्यू क्या है? इन चारों की जो रूट वैल्यू है वो है C8 से लेकर के T1। बाकी लोअर ट्रंक जो है वो उसी से ही बना हुआ था, लेकिन अल्नर नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो C7, C8 और T1 रहती है, ठीक है। अब जो मीडियल पेक्टोरल नर्व है वो क्या करती है? पेक्टोरालिस माइनर को सप्लाई करती हैं, और इतना ही नहीं, पेक्टोरालिस माइनर को पियर्स करके आती हैं और फिर पेक्टोरालिस मेजर को भी सप्लाई करती हैं। जो मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व है वो कंट्रीब्यूट करेगा किसके अंदर? मीडियन नर्व की फॉर्मेशन के अंदर।
मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है, ये क्या करेगा, जो आर्म है उसकी मीडियल साइड पर स्किन को सप्लाई करेगा। जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है वो फोर आर्म की स्किन को मीडियल साइड पर सप्लाई करेगा। और अल्नर नर्व ये हमें डिटेल के अंदर डिस्कस करनी ही है ना। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पूरा का पूरा अपना ब्रेकियल प्लेक्सस, और उससे जो ब्रांचेस आ रही वो हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो अब एक बार अपन लोग इमेज देखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग देखेंगे क्या कि इंजरीज जो है ब्रेकियल प्लेक्सस की, उसे अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अपन लोग एक बार जो है वो उसकी एटलास इमेज देख लेते हैं और लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास में ब्रेकियल प्लेक्सस की एटलास इमेज। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास में है C5, ये है अपना C5 है, फिर ये है C6, ये है C7, ये है C8, ये है T1। C5 और C6 दोनों मिल करके उन्होंने क्या बना दिया, अपर ट्रंक बना दिया, ये रूट वाला पोर्शन है ना। फिर ये हमारे पास में C7 है, इसने कंटिन्यू किया है मिडल ट्रंक, और ये C8 और T1 इन्होंने मिल करके क्या बना लिया, लोअर ट्रंक बना दिया, है ना। अब देखो ये जो अपर ट्रंक है और लोअर ट्रंक है वो मिडिल ट्रंक को एक ब्रांच दे रहे हैं, मतलब ये डिवीजन वाला पार्ट है, और ये जो मिडिल ट्रंक है वो अपर ट्रंक को ही सिर्फ फेवर रिटर्न कर रहा है ना, ये हो गए। और फिर हमने कहा कि ये हमारे पास में कॉर्ड बन गई, ये है लेटरल कॉर्ड, ये है पोस्टीरियर कॉर्ड और ये है मीडियल कॉर्ड, ठीक है। ये हो गया स्कीमेटिक डायग्राम ब्रेकियल प्लेक्सस का। अब ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो रूट से हमारे पास में दो ब्रांच थी, कौन कौन सी थी, डोर्सल स्केपुलर और नर्व टू सीरेटस एंटीरियर, या जिसे अपन लोग लॉन्ग थोरेसिक नर्व कहते हैं। तो ये जो है देखो C5, C6 और C7 से हमारे पास में नर्व आ रही है, ये है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, है ना। और एक और हमारे पास में होती है, वो क्या है, डोर्सल स्केपुलर नर्व, जो कि सिर्फ और सिर्फ C5 से आ रही है। अब ट्रंक के अंदर अपर ट्रंक से ही ब्रांच आती है, एक है सुप्रा स्केपुलर नर्व और एक है नर्व टू सबक्लेवियस, ठीक है। डिवीजन से कोई भी ब्रांच नहीं आती। अब लेटरल कॉर्ड से LML 3 ब्रांच आती है, ये है हमारे पास में लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। फिर ये हमारे पास में क्या रहेगा, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, और ये हमारे पास में मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। पोस्टीरियर से लोअर सबस्कैपुलर, अपर सबस्कैपुलर, नर्व टू लेटिसिमस डोर्सी, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। मीडियल कॉर्ड से क्या आती है, M4U, मीडियल पेक्टोरल नर्व, फिर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड अल्नर नर्व। ये जो है वो एक कम्युनिकेटिंग लूप होती है जो कि लेटरल और मीडियल पेक्टोरल नर्व के बीच में होती है। अब जो एक्सिलरी आर्टरी है ना, वो ये जो लूप है इसकी डीप पास होती है ना। तो उसके एंटीरियर रिलेशन के अंदर आप ये भी लिख सकते हो, कम्युनिकेटिंग लूप बिटवीन लेटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व। बाकी एक्सिलरी आर्टरी का सेकंड पार्ट अगर यहाँ पर होगा तो पोस्टीरियरली पोस्टीरियर कॉर्ड है, लेटरली लेटरल कॉर्ड है और मीडियली मीडियल कॉर्ड। और जो थर्ड पार्ट है वो कहीं यहाँ पर होगा, तो उसके अंदर अपन लोग क्या देख सकते हैं कि ब्रांचेस फ्रॉम लेटरल कॉर्ड, ब्रांचेस फ्रॉम मीडियल कॉर्ड एंड ब्रांचेस फ्रॉम पोस्टीरियर कॉर्ड रहेंगी, है ना। तो ये हमारे पास में, और अब ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी को अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा एफर्ट अप्रिशिएट करना चाहते हो अगर आप, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इंजरीज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, अब हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है ना। तो इंजरीज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए ये आप डायग्राम देखो फिर से, है ना। तो ब्रेकियल प्लेक्सस के अंदर जो ससेप्टेबल पॉइंट है इंजरी का, वो है अपर ट्रंक और वो है लोअर ट्रंक। यदि अपर ट्रंक के लेवल पर इंजरी होती है ना, तो उसे अपन लोग कहते हैं अर्ब्स पैल्सी। और लोअर ट्रंक के लेवल पर इंजरी होती है तो उसे अपन लोग कहते हैं क्लम्पकेस पैल्सी, ठीक है। तो ये हमारे पास में रहे। अच्छा, अगर अर्ब्स पैल्सी होती मतलब अपर ट्रंक की इंजरी होती है तो रूट वैल्यू कौन कौन सी इफेक्ट होगी, C5 और C6, ठीक है। दूसरी बात, अगर लोअर ट्रंक की इंजरी होती है यानी क्लम्पकेस पैल्सी होती है तो रूट वैल्यू कौन कौन सी इफेक्ट होंगी, C8 और T1, है ना। तो अब आओ देखते हैं हर एक चीज़ को डिटेल में, ठीक है। तो अब हमें डिस्कस करना है भैया आपका अर्ब्स पैल्सी के बारे में। अर्ब्स पैल्सी, अर्ब्स पैल्सी जो होता है उसे अपन लोग कहते हैं अपर ट्रंक की इंजरी जो होती है, अपर ट्रंक की इंजरी के लिए हैशटैग जो सिंबल होता है वो यूज़ किया जाता है।
तो अपर ट्रंक की इंजरी जो होती है उसे अपन लोग कहते हैं क्या, अर्ब्स पैल्सी, है ना। तो उसके अंदर रूट वैल्यू जो कि अफेक्ट होंगी वो कौन सी होंगी, रूट वैल्यू अफेक्टेड वो है हमारे पास में C5 C6, हमने अभी अभी देखा। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसे अपन लोग कहते हैं अर्ब्स पॉइंट। तो जो अर्ब्स पॉइंट होता है वो क्या होता है, जहाँ पर 6 नर्व जो है वो मीट करती हैं उसे अपन लोग कहते हैं अर्ब्स पॉइंट। अर्ब्स पॉइंट भी अपन लोग देख लेते हैं इमेज के अंदर, है ना। तो अर्ब्स पॉइंट जो है वो अपना कहीं यहाँ पर है, 6 नर्व जहाँ पर मीट कर रही, कौन कौन सी, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, फिर एक ये सुप्रास्कैपुलर नर्व, एक ये अपनी नर्व टू सबक्लीवियस, और एक C5 रूट, एक C6 रूट। कौन कौन सी, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 6, एक C5 रूट हो गया, एक C6 रूट हो गया, एक नर्व टू सबक्लीवियस हो गई, एक सुप्रास्कैपुलर हो गई, और एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो 6 नर्व का मीट पॉइंट है इसे अपन लोग कहते हैं अर्ब्स पॉइंट। तो अर्ब्स पैल्सी के अंदर हमने अभी तक 3 चीज़ें देखी कि अपर ट्रक की इंजरी अगर हो जाए तो उसे अपन लोग कहते हैं अर्ब्स पैल्सी, ठीक है। फिर रूट वैल्यू जो अफेक्ट होंगी वो होंगी C5 C6, और अर्ब्स पॉइंट जो है वो 6 नर्व का मीट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, तो C5 C6 यदि रूट वैल्यू अफेक्ट होंगी तो बहुत सारी नर्व्स ऐसी हैं कि जिसके अंदर C5 C6 आता है तो वो सारी नर्व का फंक्शन जो है वो अफेक्ट होंगे, है ना। जैसा कि हमने कहा मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है वो C5 C6 C7 जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा लेटरल पेक्टोरल नर्व हो गए, उसके अंदर भी C5 C6 C7 नर्व इन्वॉल्व होते हैं। लोअर सबस्कैपुलर नर्व हो गई, उसके अंदर भी C5 C6 इन्वॉल्व होता है। अपर सबस्कैपुलर हो गई, उसके अंदर भी C5 C6 इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो बहुत सारी नर्व्स जो है वो उनका काम अफेक्ट होंगे। लेकिन अर्ब्स पैल्सी जो है वो हम डायग्नोज कैसे कर पाए, तो जैसे हमने कहा कि एक मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व है अपनी, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, और एक हमारे पास में जो है वो है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। एक्सिलरी नर्व की जो रूट वैल्यू होती है वो हमारे पास में होती है C5 C6, ठीक है। और मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू होती है C5 C6 C7। ये दोनों नर्व जो है वो एक टिपिकल फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि अर्ब्स पैल्सी के अंदर होता है, जिसे अपन लोग कहते हैं पोलिसमैन स्टिप हैंड या वेटर स्टिप हैंड या पोर्टर स्टिप हैंड, ठीक है। बाकी सारी नर्व्स जो है वो भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि अपर सबस्कैपुलर हो गई, लोअर सबस्कैपुलर हो गई, लेकिन उनसे कोई प्रोमिनेंट फीचर नहीं आता, है ना, तो वो अपन लोग देखते नहीं। तो अब ये फीचर्स जो पोलिसमैन स्टिप हैंड का है वो कैसे आता है, तो उसके लिए अपन लोग इन दोनों नर्व्स की स्टडी करते हैं। एक्सिलरी नर्व जो है उसकी रूट वैल्यू है C5 C6। अब हमने ऑलरेडी ये पढ़ के रखा है कि एक्सिलरी नर्व जो है वो डेल्टॉइड को सप्लाई करती हैं, है ना। और हमने कहा कि यार जो आपकी टीवीज माइनर होती है उसे सप्लाई करती हैं। अच्छा, अब डेल्टॉइड जो मसल होता है उसका मेन काम क्या होता है, अगर आपने कभी देखा हो डेल्टॉइड मसल को, तो डेल्टॉइड मसल का मेन काम होता है उसकी जो फाइबर्स जिस तरीके से रन करते हैं, हम ऑस्टियोलॉजी के अंदर उसे डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो उसका मेन काम होता है वो क्या होता है कि एबडक्शन का, मतलब जो हमारा आर्म है उसे मिड लाइन से दूर ले जाना, बॉडी से दूर ले जाना, ये इसका मेन काम होता है। लेकिन अगर एक्सिलरी नर्व जो है वो अर्ब्स पैल्सी की वजह से वो जो है वो फंक्शनल नहीं रही है, तो डेल्टॉइड मसल जो है वो एबडक्ट नहीं करा पाएंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो शोल्डर होगा आपका वो एडक्ट हो जाएंगे, है ना, वो बॉडी से बिल्कुल लग जाएंगे, ठीक है। ये पहला फीचर है हमारे पास। अच्छा, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व जो होती है उसकी रूट वैल्यू है C5 C6 C7। ये 3 मसल को सप्लाई करती है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ब्रेकियालिस और कोरेकोब्रेकियालिस। जो कोरेकोब्रेकियालिस होता है उसको C7, जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का C7 वाला फाइबर होता है वो इसे सप्लाई करता है। तो क्योंकि अर्ब्स पैल्सी के अंदर इंजरी C5 C6 रूट को हुई है तो कोरेकोब्रेकियालिस जो है वो बच जाता है, ठीक है, वो बच जाता है, वो फंक्शन करता है क्योंकि C7 रूट तो इंजर नहीं हुआ है ना। तो अब बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस जो है वो हमारे पास में चले जाएंगे। अब बाइसेप्स ब्रेकियाई और ब्रेकियालिस इनका काम क्या होता है, एल्बो जॉइंट पर फ्लेक्शन करवाना। क्या काम होता है, एल्बो जॉइंट पर फ्लेक्शन करवाना। तो अगर ये जो है वो काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, एल्बो जॉइंट जो है वो एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। और जो हमारे पास में बाइसेप्स होता है वो स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर मसल भी होता है ना। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारी जो मतलब हैंड है वो प्रोनेट पोजीशन के अंदर चली जाएंगी।
तो जिसकी वजह से एक टिपिकल पोजीशन हैंड के अंदर हमें दिखेंगी, जिसे अपन लोग कहेंगे पुलिसमैन टिप हैंड। पुलिसमैन जो है वो टिप मांग रहा हो। जैसे कि मान लो कि कभी अपन लोग ट्रैफिक पुलिस के बारे में बात करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस जो है उन्होंने कभी किसी को पकड़ लिया कि भाई तुम्हारे पास में जो है वो नंबर प्लेट नहीं है ना, तो वो बोलता है साहब छोड़ दो ना मुझे, साहब छोड़ दो। तो वो कहता है बेटा ला 100 रुपये ला। तो वो कैसे एंड करते हैं, उसी तरीके से जो है वो हमारे पास में ये फीचर देखने को मिलता है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ पुलिसमैन स्टिप हैंड जो है वो हमें कैसा दिखता है। ठीक है, ये इमेज आप देखो, इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो है वो एडक्टेड भी है, एल्बो जो है वो एक्सटेंडेड भी है, और ये जो है वो प्रोनेटेड भी है। इसे अपन लोग कहते हैं पुलिसमैन स्टिप हैंड या वेटर स्टिप हैंड या पोर्टर स्टिप हैंड। ठीक है, तो ये अर्ब्स पैल्सी के अंदर होता है। अच्छा, अर्ब्स पैल्सी जो है वो 2 रीज़न की वजह से हो सकता है। एक तो बर्थ इंजरी की वजह से हो सकता है, और दूसरा अर्ब्स पैल्सी जो है वो हमारे पास में कैसे हो सकता है कि अगर हमारा शोल्डर है उस पर कोई भारी भरकम चीज़ गिर जाए तो उसकी वजह से अपर ट्रंक की इंजरी हो सकती है। तो ये हमने एक डिटेल में देखा क्लिनिकल एनाटॉमी अर्ब्स पैल्सी के बारे में। तो अब हमें दूसरी पैल्सी पढ़नी है जो कि है क्लम्पकेस पैल्सी। क्लम्पकेस पैल्सी, तो क्लम्पकेस पैल्सी किसे कहते हैं अपन लोग, लोअर ट्रंक की जो इंजरी होती है उसे अपन लोग कहते हैं क्लम्पकेस पैल्सी। लोअर ट्रंक की इंजरी हुई, इसका मतलब रूट वैल्यू जो अफेक्ट होने वाली है वो है C8 और T1। ये रूट वैल्यू जो है वो हमारे पास में क्या होंगी, अफेक्ट होंगी। अब फिर से वही बात कि C8 और T1 ये रूट वैल्यू काफ़ी सारी नर्व्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन हमें वो नर्व्स के बारे में थोड़ा बहुत जानने की इच्छा रहेंगी जिस नर्व से टिपिकल फीचर आता हो, है ना। तो वो नर्व हमारे पास में है मीडियन नर्व और अल्नर नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, ये दोनों हमारे पास में है। तो मीडियन नर्व जो है वो मेन नर्व है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की मसल को सप्लाई करने के लिए, और अल्नर नर्व मेन नर्व है हमारे पास में हैंड की मसल को सप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो हैंड के अंदर जितनी भी मसल होती है मेजॉरिटीली वो अल्नर नर्व के द्वारा सप्लाई होती है, लेकिन कुछ एक जो मसल बाकी रहती है वो मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो इन दोनों का मेन काम क्या है कि हैंड की जो मसल होती है उसे सप्लाई करना। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए कि C8 और T1 रूट वैल्यू जो है वो अफेक्ट हुआ तो हैंड की मसल जो है वो क्या होगी, सप्लाई नहीं हो पाएंगी। तो यदि हैंड की मसल सप्लाई नहीं हो पाएंगी, उनका नॉर्मल फंक्शन क्या है, उनका नॉर्मल फंक्शन होता है आपका क्या, फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, ध्यान से सुनिए, फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये होता है। तो यदि ये नहीं होगा, मतलब ये नर्व्स जो है वो सप्लाई नहीं कर पाएंगे इन मसल को, तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो अगर ये काम नहीं होगा तो इसका ऑपोजिट काम हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट, जिसकी वजह से एक पोजीशन आएंगी जिसे अपन लोग कहेंगे क्लो हैंड। क्लो का मतलब होता है पंजा, टाइगर का पंजा। तो बेसिकली हैंड जो है वो ऐसा हमें दिखेगा। आप देख सकते हो कि अगर ये क्लो हैंड है तो यहाँ पर ये जो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट है ये क्या हो गई, एक्सटेंड हो गई। ये फ्लेक्स नहीं है ना भाई, ये एक्सटेंड है। और जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है देखो आप, वो हमारे पास में क्या हो गई, फ्लेक्स हो गई। तो ये है हमारे पास में क्लो हैंड। क्लो हैंड की भी इमेज है मेरे पास में, मैं आपको दिखाता हूँ क्लो हैंड की इमेज। ये देखिए आप, क्लो हैंड देख सकते हो कि इसके अंदर क्या हुआ है कि मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट जो है वो एक्सटेंड हो गए हैं और इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो है वो फ्लेक्स हो गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्लम्पकेस पैल्सी है। एक और चीज़ होती है जिसे अपन लोग कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। विंगिंग ऑफ स्कैपुला, विंगिंग ऑफ स्कैपुला क्या होती है कि अगर मान लेते हैं किसी पर्सन के अंदर लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो इंजर हो जाए, तो पर्सन के अंदर अगर लॉन्ग थोरेसिक नर्व इंजर हो गई तो सिरेटस एंटीरियर जो है वो पैरालाइज हो जाएंगी। और यदि सिरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाएंगी तो एक ऐसा फीचर हमें दिखेगा जिसे अपन लोग कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। वो जो स्कैपुला है उसकी वो विंग कर जाएंगी। ठीक है, जब हम पर्सन को कहेंगे कि ये जो है वो वॉल पुश करे तो स्कैपुला की मीडियल बॉर्डर है वो पॉप आउट करेंगे और हमें जो है वो विंगिंग ऑफ स्कैपुला दिखेंगी। इमेज आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास में है इमेज, देख सकते हो। ये वाली जो लेफ्ट साइड की स्कैपुला है उसके अंदर कोई विंगिंग नहीं है, लेकिन राइट साइड की जो स्कैपुला है वो उसकी मीडियल बॉर्डर ऐसे पॉप आउट कर रही है ना।
इसका विंग्स निकल आ रहा है, ऐसा हमें दिख रहा है ना, तो इसे अपन लोग कहते हैं विंगिंग ऑफ स्कैपुला। क्यों होती है? सीरेटस एंटीरियर मसल जो है वो काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहे हैं? लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो अपनी जो है वो डिस्ट्रक्ट हो चुकी है इसलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में है इंजरीज ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो गाइस ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अपर लिम्ब से अगर कोई भी पेपर आ रहा हो तो उसके अंदर या तो आप ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन, या तो ब्रेकियल प्लेक्सिस की ब्रांचेस के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हो, या पूरा ब्रेकियल प्लेक्सिस एज एन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे ध्यान से पढ़िए, और अगर कंटेंट पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तब तक के लिए ओके बाय।